आज हमारी कॉन्वर्जेशन की ये पहली वीडियो है जिसमें हम पर्टिकुलरली इस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या जिस करियर को हम चूज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें इनफ पता है कि उस करियर में जाने के बाद उधर की लाइफ कैसे होती है, क्या वो एक वायबल करियर ऑप्शन भी है। और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए जो हम पहली वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसमें हम जिस करियर के बारे में बात कर रहे हैं वो ना तो किसी कॉमर्स से जुड़ा है, ना ही साइंस से जुड़ा है, ना ही आपके आर्ट से जुड़ा है। ये अपने आप में ही बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है। आइए मैं आप सभी को मिलवाता हूँ मिस्टर रमन से, जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी टाइम से एक बहुत ही प्रोफाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं दिल्ली एनसीआर में। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। भैया हम जितना एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जैसे अगर कोई बिल्कुल नया आदमी हो सोचता है कि भाई पता नहीं क्या है, सुपरस्टिशन है या फिर इसके बारे में नॉलेज काफ़ी कम है। और है भी तो इतनी है कि भाई कुछ शनि का गोचर है या फिर जुपिटर से रिलेटेड है तो लोग घबरा पहले जाते हैं। इसमें एक्चुअल चीज़ क्या, अगर हम समझे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, अगर उसको समझें। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हर दूसरी साइंस की तरह एक साइंस ही है, लेकिन क्योंकि अभी इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया और बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे सुश्रुता, तो सर्जरी की स्टार्टिंग जो है उन्होंने ही की थी उस टाइम पे जब वो नदी के किनारे बैठ के डेड बॉडीज़ का इंतज़ार करा करते थे कि कोई, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि कुछ लोग जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी को वो पानी में भी बहा देते थे। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डेड बॉडी का इंतज़ार करते थे कि कब कोई बहती हुई डेड बॉडी आए, फिर उसको वो पानी में डुबो के रखते थे। जब वो फूल जाए उसको डायसेक्ट करते थे और उसके बारे में पूरी स्टडी करते थे। उन्होंने सर्जरी के बारे में बहुत रिसर्च की, लेकिन यहाँ पे उनको या उनकी इस साइंस को सपोर्ट नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये गलत है, इनऑस्पिशियस है। तो उनके द्वारा जो फाइंडिंग्स थी उनको ना समझ के हमारे देश में तो उनकी साइंस को या उनकी फाइंडिंग्स को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज वही सर्जरी के बारे में जो सुश्रुता ने इतने साल पहले यहीं पे डेवलप की, एक्सप्लोर की, आज उसी स्टडी को हम बाहर के राइटर्स ने उसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी बुक्स लिखी और वही बुक्स जो हैं आज के स्टूडेंट बाहर के लिखे हुए राइटर्स से पढ़ते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है जो कि काफ़ी इग्नोर्ड साइंस है। अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई है। अगर कंपेयर करें पहले और आज में, तो आज भी बहुत सारे लोग इसको साइंस नहीं मानते, इसको एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ असेंडेंट या लग्न कैलकुलेट करने के लिए भी कम से कम 6 से 7 पेज की कैलकुलेशन है। इसके अंदर किसी एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप बनाने के लिए कई पेजेस की कैलकुलेशंस होती है, कई चार्ट्स बनते हैं। तो साइंस इन्वॉल्व है इसमें, प्योर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो ये कोई अंधविश्वास तो हो ही नहीं सकता, ये एक प्योर साइंस है। ठीक है, मतलब जो हमारे मन में एक मिथ बना हुआ है कि भाई ऐसे उपाय बता देते हैं या बोलते हैं कि किसी को दाना डाल दो या कुछ लाल कपड़े में बांध करके आप नदी में फेंक दो। ज़्यादातर इस तरह की परसेप्शन रहती है, क्योंकि जो थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, जिन्होंने डिग्रीज ले ली हैं, वो तो फिर और मानते हैं कि भाई जो करते हैं हम ही करते हैं, बाकी कोई कुछ करता नहीं है। एक ही जनरल परसेप्शन है एस्ट्रोलॉजी के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इसके एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। 118 एलिमेंट्स है जो किसी न किसी अलग अलग रेशो में मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। यही एलिमेंट से हर एक चीज़ बनी है। हमारी सराउंडिंग्स, हवा से लेके हम खुद, पेड़ पौधे, या हम जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं वो सब इन्हीं 118 एलिमेंट्स को मिला के बनी है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी भी उन्हीं एलिमेंट्स से बनी है, लेकिन क्योंकि सब एलिमेंट्स मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं तो हर एक की बॉडी के अंदर वो रेशो अलग अलग है।
अब किसी के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है और किसी के अंदर कम है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है जो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम है, कौन कौन सी एनर्जीज़ हमें रूल करती हैं, हमारी बॉडी को रूल करती हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजी जो है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी के ऊपर किस पर्टिकुलर एलिमेंट का अच्छा या बुरा प्रभाव है, ज़्यादा है या कम है। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करके एक पूरे कैलकुलेटिव तरीके से, अंदाज़ों से नहीं, पूरे कैलकुलेटिव तरीके से बहुत बारीकी से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, मतलब कैलकुलेटिव इन द सेंस कि हम कोई प्रोबेबिलिटी टाइप की निकालते हैं कि इस चीज़ के सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैं कि ऐसा कुछ हो, या फिर एक पर्टिकुलर आदमी इस प्रोफेशन में जाए, या फिर इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि ये स्टडी जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ की है, प्लैनेट्स की है, लेकिन प्लैनेट से आगे कॉन्स्टिलेशंस की भी है जिनको हम नक्षत्रास बोलते हैं। ज़्यादा इन डेप्थ में जब हम जाते हैं तो ये प्लैनेट से आगे नक्षत्रास तक जो है ये पूरी साइंस है। और एक हर टाइम, इस टाइम भी हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो नक्षत्रास हैं, मतलब हमारे अराउंड जो ये ऑरा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई एनर्जी जो है इस टाइम ज़्यादा और कोई एनर्जी वीक होती है। तो बर्थ के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, जिन एनर्जीज़ के अंदर हमारा बर्थ होता है उस टाइम पे एनर्जीज़ कौन सी रूल कर रही हैं, कौन सी एनर्जी वीक है। तो हर पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर जगह पे उन एनर्जीज़ के अंदर वेरिएशंस होते हैं। इन्हीं एनर्जीज़ को समझना, इन्हीं एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करना और इन्हीं एनर्जीज़ के हिसाब से ये पता लगाना या ये समझना कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी एनर्जी हमें रूल कर रही है या हमारे लिए पॉजिटिव है। तो हमारे अराउंड जब जब वो एनर्जीज़ का ऑरा बनेगा तब तब वो एनर्जीज़ हमें सपोर्ट करेंगी, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। ओके, इसका मतलब हम ये नहीं है कि सिर्फ सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, कि सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन अपने बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं कि हमारे अंदर जो, जिससे बोलते हैं कि कुंडली शायद इसमें बनती है, कि कुंडली के हिसाब से हम अपने बारे में भी बहुत चीज़ें जान सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड्स और ये सब किस तरीके से डेवलप होंगे, क्योंकि वो एलिमेंट्स के हिसाब से ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सारे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिपेंड करते हैं। जब हम मतलब बर्थ के टाइम पे क्या प्लानिटरी पोजीशन थी, कॉन्स्टिलेशंस की पोजीशन क्या थी, वो चीज़ डिसाइड करती है हमारा फिज़िकल स्टेचर, हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर, हमारे लुक्स, इवन कि हमारे अराउंड होने वाले या आने वाले टाइम में जो सर्कमस्टांसेस बनेंगे वो किस तरीके के होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं जब कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई पैदा होता है उस टाइम पे जो सेलेस्टियल पोजीशन है सारे प्लैनेट्स की और सारे नक्षत्रास की, वो कहाँ पे है। ओके, मतलब जैसे सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लगता है कि कुछ अलग करो या फिर एक बढ़िया सा करियर हम चूज़ करें जो कि हर चीज़ से अलग हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ने लगती है तो सबको, जैसे कहते हैं कि रियलिटी सामने आती है, तो कोई जॉब की तरफ चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता ही जाता है। मेरे ख्याल मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो कि कुछ इस तरह का अलग करियर चूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजी चूज़ करते हैं वो एक पर्टिकुलर करियर से निकल करके वो उसमें जाते हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट। जब उनको लगता है कि जब वो कहीं ना कहीं कंसल्ट करना शुरू करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि ये चीज़ इतनी सटीक है, उसके बाद वो खुद पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या कोई बच्चा जो कि 10th से अब 11th में आ रहा है, उसके पास आगे स्ट्रीम सिलेक्शन है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ तो कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने के लिए हम ये चूज़ कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जाना है तो ये स्ट्रीम लें, तो क्या इसमें एक करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि बच्चा पर्टिकुलरली इसी के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर करके आगे जाए? बहुत अच्छे। इनफैक्ट अब जो मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ इंडिया में, ओवरसीज़ भी इसके अंदर अब बहुत अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इवन कि अगर आप सर्च करें तो आपको ऐसे कई वेबसाइट्स या कई सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे ओवरसीज़, यूएस में भी, जो एस्ट्रोलॉजी
वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद अपनी कंट्रीज़ के अंदर वो एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन कुछ वेबसाइट्स हैं, मैंने चेक की थी, तो उनमें से कुछ वेबसाइट है पैकेजेस भी ऑफ़र कर रही है। $65 का पैकेज है जिसके अंदर वो वीकली प्रिडिक्शन और एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन जो है मंथली देते हैं। यानी कि बाहर के लोग अवेयर हो रहे हैं, वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो भी ये समझ पा रहे हैं। एक बिलीफ है कि ये कोई मिथ नहीं है, ये साइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम्योपैथी में अब आर्सेनिक है या एकोनाइट है। अगर आर्सेनिक या एकोनाइट वैसे अगर बात की जाए तो कोई कहेगा अरे ये तो पॉइजन है, अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा। इवन कि एकोनाइट अगर खाएगा तो उसके ट्रेसेस भी बॉडी में नहीं रहेंगे, तो वो ऐसा पॉइजन है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अगर लिमिटेड प्रोपोर्शंस के अंदर तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। और आज एकोनाइट और आर्सेनिक जो है वो अच्छी मेडिसिन्स मानी जाती हैं और बहुत अच्छी रेमेडीज़ देती हैं। इसी तरीके से हम इन एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो हम जब ये होम्योपैथी क्या कहती है कि हमारी बॉडी अलग अलग एलिमेंट्स से बनी हुई है, बस वो एलिमेंट्स का इम्बैलेंस जो है हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट करता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हमारी बॉडी जिन एलिमेंट से बनी हुई है उनका इम्बैलेंस जो है वो हमारी बॉडी में, वो हमारे अराउंड, हमारी एनर्जीज़ के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सराउंडिंग्स को और हमारे फिज़िकल स्टेचर या एनर्जीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर इस चीज़ को हम समझें, तो अब करियर प्रॉस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी ये भी गाइड करती है। सपोज़ अब रूल तो हमें करता है सन, रूलिंग प्लैनेट सन है और सन के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, तो लेकिन हम करियर परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं सैटर्न से रिलेटेड, तो दे आर पोल्स अपार्ट। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी एनर्जीज या हमारी कैपेबिलिटीज़ को कौन रूल करता है, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और अगर हम उन्हीं कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं तो शायद हम लाइफ में बेस्ट कर सकते हैं, अपने आप की तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रूलिंग प्लैनेट तो सन है, लेकिन उसके अलावा दूसरे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो हमारे कंपैटिबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी सन के साथ है। लेकिन हम दूसरे और कम कंपैटिबल प्लैनेट्स के हिसाब से भी काम चूज़ कर लेते हैं, तो काम हमें तब भी मिलता है और हम उस अपने करियर उसमें भी परस्यू कर पाते हैं। बट जो मैक्सिमम गेन है या मैक्सिमम बेनिफिट है या मैक्सिमम रिजल्ट है वो तो सन दे सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको ना चूज़ करके हम किसी और एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो हमें करियर गाइडेंस भी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से मिलती है। मतलब ये तो वैसा हो गया कि अगर काउंसलिंग की फील्ड में भी इस चीज़ को देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में, लेकिन बच्चे की कैपेबिलिटी किसी चीज़ में, और बच्चे को पता नहीं है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इसके थ्रू भी बच्चा एक आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपकी इस चीज़ में कैपेबिलिटी है, क्लियरली दिखा रहा है कि सन आपके अंदर डोमिनेंट है, तो आपके अंदर ये ट्रेट्स होंगे। आपने आइडेंटिफाई नहीं करे, लेकिन अब कर सकते हैं जब आप बिल्कुल इस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से अगर हम चलते हैं कि नहीं यही 3 स्ट्रीम है, इसी में ही काम करते हैं, तो क्या बच्चा एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन करके इसमें जाए तो बेहतर है, या फिर शुरुआत से अगर बच्चा तैयार करे कि वो एस्ट्रोलॉजी अगर सोचिए कोई 10th क्लास से 11th क्लास से पढ़ना शुरू करे और उसके बाद जाकर के अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करे, तो उसका लाजमी है कि नॉलेज बेस और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो क्या उसको डायरेक्टली इस करियर में चले जाना चाहिए शुरुआत से ही, या फिर कहीं थोड़ा सा लंबा रास्ता घूम करके आना बेहतर है? एस्ट्रोलॉजी जो है एक कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेडिक्शन का पार्ट है वो हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके। अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हर फील्ड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो आपके पास हर एज ग्रुप का या अलग अलग फील्ड्स से लोग आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए।
आप अगर ये आइडेंटिफाई आप एज एन एस्ट्रोलॉजर उसकी हॉरोस्कोप को देख के ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है या कब तक चल रही है, कब तक ठीक होगी, क्या सिचुएशंस है, लेकिन आप उसके करियर के बारे में या उसके फील्ड के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप उसको ज़्यादा कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आई नो सम IAS ऑफिसर्स जिन्होंने IAS करने के बाद लेटर ऑन अपने जॉब्स वगैरह के बाद जो है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की एंड दे बिकेम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि उनको ओवरऑल उनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अपनी ग्रेजुएशन आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी वेल एजुकेटेड एंड यू मस्ट हैव वेरी गुड जनरल नॉलेज। आपको हर फील्ड की अच्छी जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप इन डेप्थ अगर डायग्नोस करना चाहते हैं किसी की प्रॉब्लम को और फिर उसको अच्छा सॉल्यूशन देना चाहते हैं और अच्छे से आप उसको अगर जस्टिफाई करके गाइड करना चाहते हैं, देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ओके, मतलब मेंटली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आसपास सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है, कि ये काम भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, जैसे तरह तरह के काम है। जैसे उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अष्टम भाव में अगर राहु होता है तो आदमी जुआ सट्टा खेलता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्टॉक मार्केट का काम भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होता है। अब एस्ट्रोलॉजर को अगर पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट के काम में क्या है, तो वो समझता रह जाएगा कि आदमी कहीं पत्ते तो नहीं खेलता है या जुआ तो नहीं खेलता, शायद उसमें उलझ जाए। कहीं ये उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर सिर्फ यही समझा जाए कि अष्टम जो है वो अचानक कुछ देने के छुपे हुए धन के का मतलब जो देखा जाता है वहाँ से, तो अब कोई अगर सिर्फ बेसिक समझने के बाद ही ये देख के कह दिया जाए कि भाई ये आदमी तो जुआ या सट्टा खेलता होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटीज़ में स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं 8th और 5th हाउस जो है वो अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, तभी वो ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो इसलिए मतलब सिर्फ एक तरफा ज्ञान होना या लिमिटेड बेसिक्स होना ठीक नहीं है इसमें। ठीक नहीं, मतलब कि हमने वो पढ़ लिया और काम हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब कोई स्टॉक मार्केट से ही, सिक्योरिटीज से ही, कोई जो शेयर ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्ट करता है, वही क्लाइंट अगर आपके पास आ जाता है, अब आप उस क्लाइंट का हॉरोस्कोप देखते हैं। अब शेयर मार्केट तो बहुत सारी कमोडिटीज़ भी हैं, सिक्योरिटीज़ भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर शेयर मार्केट डील करता है। आप कैसे गाइड करेंगे कि उसको किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए फ्रूटफुल हैं, उसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक एस्ट्रोलॉजर को इन चीज़ों की खुद को अच्छी नॉलेज है, तभी वो किसी को अच्छे से गाइड कर पाएगा। बिल्कुल, मतलब ये तो पता हो कि उसमें एक कमोडिटी मार्केट भी होती है, एक सिक्योरिटी मार्केट भी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अवेयर ही नहीं है तो वो बता नहीं पाएगा ठीक से कंसल्ट। तो मतलब एक अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है कि आप तरह तरह के लोगों से मिले हो, आपको पता हो कि किस किस तरह के काम होते हैं, बिल्कुल। तो ही आप ठीक। और फिर रिलेशनशिप में भी अगर कोई कंसल्ट करने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप में भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि हम कोरिलेट प्रॉपरली कर सकें। ये नहीं है कि कोई भी अगर कोर्स कर ले तो बन जाएगा अच्छा एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर तो बन ही जाएगा बाय सर्टिफिकेट, लेकिन प्रेडिक्शंस अच्छी होंगी इसका कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। जैसे अब हम रिलेशंस की ही बात करते हैं, तो अब हम एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप देख के अगर मैच मेकिंग भी करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब आजकल बहुत देखा गया है कि डाइवोर्स के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप अगर दो ऐसे एलिमेंट्स को साथ में जोड़ रहे हैं जो रिएक्ट करने के बाद बहुत तेज़ी से एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो होगा क्या, वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा। और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, इवॉल्व नहीं होती हैं। तो
आपको इसी तरीके से दो लोगों की कंपैटिबिलिटी भी उनके अंदर की एनर्जीज को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि इनका रिलेशन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल साइंटिफिक हैं, और अगर इसके अंदर हम गुण मिलान बोलते हैं या बाकी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वो गुण मिलान जो है वो ये एनर्जीज ही है कि आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कितनी कंपैटिबल है। सिर्फ लाइफ पार्टनर्स की बात नहीं है, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं या लाइफ स्पेंड करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, फादर सन भी हो सकता है, बच्चा और बिल्कुल पेरेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, इसके आपके हिसाब से कि कोई इसकी लिमिटेशंस भी है कि इस फील्ड के, कि अगर कोई जा रहा है सोचने की किस किस चीज़ों को उसको सोच करके चलना चाहिए कि हो सकता है मेरे को ये प्रॉब्लम्स सामने आए एक एक करके, तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमें बताओ कि क्या क्या आ सकती हैं लिमिटेशंस एज सच कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है। अगर सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ओके ओके। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। और उसके अलावा जो आपका जनरल नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये हमें हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कैलकुलेशन से कि प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हम उनको जज करके डायग्नोस करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है तो किस वजह से है, उसके रीजंस क्या हैं, तो वो रीजंस जो एक्सप्लोर करने हैं वो हमारी इन डेप्थ नॉलेज, हमारी जनरल नॉलेज वगैरह से गेन होते हैं। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, आपको इन दोनों चीज़ों की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा एज अ करियर ऑप्शन मैं ये मानता हूँ कि 10th 12th ये इस एज में भी एस्ट्रोलॉजी पैरेलल स्टडी के तौर पे स्टार्ट की जा सकती है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। हायर स्टडीज़ में जब जाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंदर PhD ऑफ़र करती हैं। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें क्योंकि अभी कोई ऐसे सर्टिफाइड डिग्री कोर्सेज़ नहीं, तो वैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑफ़र करते हैं कई इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ से भी किया जा सकता है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग से भी साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की जा सकती है। और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो आई विल प्रेफर दैट यू शुड हैव at least 4 to 5 years experience before you start giving predictions or start consultations and when with the time आपका experience बढ़ता है you can go for PhD in astrology। और बहुत कुछ explore हो सकता है, बहुत vast field है, पूरा समुद्र है, जितना पढ़ लिया जाए उतना कम है, तो साथ साथ कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज़ में भी अब एस्ट्रोलॉजी में लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। ओके, मतलब जैसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जैसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं म्यूज़िक के अंदर या इस तरह की स्टडीज़ होती हैं, कोई भी पर्टिकुलरली एक आर्ट भी सीखते हैं, तो साथ साथ जो बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है और जिसकी अवेयरनेस अच्छी है चीज़ों को लेकर के, वो साथ साथ इस पढ़ाई को कर सकता है। बिल्कुल सपोर्टिव की विद टाइम जब उसको लगे कि उसने इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लिया कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नहीं तो अपने पास ही एक स्किल है, खुद को ही हेल्प आउट कर सकती है उसको वो चीज़। एग्जैक्टली ये आपका एक मोरल बूस्टर की तरह, एक गाइड की तरह भी तो काम कर सकती है। अगर कोई बच्चा पैरेलल एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके लिए क्या चीज़ ठीक है और कैसे करनी चाहिए। तो वो इसको सबसे पहले तो वो एस्ट्रोलॉजी उसको खुद को ही गाइड करेगी कि अगर वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए स्टडीज़ में।
और अगर उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके के, फिज़िकल हैं या मेंटल हैं, किसी भी तरीके के, तो क्यों आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तो अब अगर उसको मालूम है कि मेरे साथ ऐसा अगर चल रहा है या ये कोई चैलेंज है, तो उसको फिर ये भी पता होगा कि ये चैलेंज जो है उसका क्या सॉल्यूशन है और वो क्या कर सकता है। तो ये उसके लिए एक मॉरल बूस्टर की तरह, एक गाइड की तरह भी काम करती है। ओके। तो करियर ऑप्शन तो ठीक है बाद में, लेकिन जब कोई एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रहा होता है तो वो इसको साथ साथ अपने लाइफ में जोड़ सकता है और काफ़ी हेल्पफुल उसके लिए ये हो सकती है। ओके। अगर हम वैसे देखें तो क्या कितना हमें ड्यूरेशन लगता होगा इसको सीखने के लिए, कि एक पर्टिकुलर टाइम कम से कम 2 साल तो पहले स्टडीज़, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, उसके बाद योगास तक जो पूरी स्टडी है, कम से कम 2 साल तो इसके देने चाहिए स्टडीज़ में। उसके साथ फिर 2 साल बाद प्रिडिक्शंस हैं, तो प्रिडिक्शंस के लिए, क्योंकि अब ये वैसे मेडिकल साइंस नहीं है कि आपको इलाज करने के लिए पेशेंट ही ढूंढना पड़ेगा, आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल, और जिनके हॉरोस्कोप्स आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करके आप साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये सिचुएशंस इनके साथ हैं या हुई थी, तो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी गेन हो सकती है। तो 2 साल की स्टडीज़, उसके बाद कम से कम 2-3 साल जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने अराउंड, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ का देख के गेन करना कि जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4-5 साल के अंदर आप उस लेवल तक आ जाते हैं कि फिर आप इसको एज ए कंसल्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर हम इस तरीके से चलें कि हम पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, जैसे लोग इंटर्नशिप्स करते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हो गया कि आपने 2-2.5 साल वो सीखा, पढ़ा उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ली, फिर आपने उसको खुद ही अपने लेवल पे प्रैक्टिस किया जितना हम कर सकते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं वो चीज़ करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ अच्छा करियर ऑप्शन, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन देने वाला ऑप्शन भी है, क्योंकि एक डॉक्टर की ही तरह जो कि अपना करियर तो परस्यू करता है, लेकिन साथ साथ वो किसी की लाइफ को बेटर बनाता है, किसी की हेल्थ को बेटर बनाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इलाज करता है। सेम रोल एक एस्ट्रोलॉजर का है। एस्ट्रोलॉजर का भी यही काम है कि वो अपना करियर के साथ साथ वो किसी की लाइफ में बेटरमेंट लाता है, किसी की लाइफ के अंदर चल रही परेशानियों को उसको हेल्प करता है गाइड करने में, उनको कम करने में, या उसको आगे अपने फ्यूचर को प्लान करने में, इन सब चीज़ों के अंदर वो हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी देता है साथ साथ। ठीक है, जो एक जनरल इमेज बनी हुई है कि ये पंडितों वाला काम है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको बहुत लोग स्टडी भी करते हैं। हाँ। जनरली लोग समझते हैं ना कि कोई अगर होगा ज्योतिष होगा तो टीका लगा रखा होगा, कुर्ता पहन रखा होगा लंबा सा, यहाँ कुछ गेरुआ रंग का कुछ उनने कपड़ा डाल रखा होगा, तो वो एक परसेप्शन होता है लोगों का। हाँ। तो खास करके यंग जनरेशन भागती है कि पता नहीं क्या है भाई। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के ना देखा जाए कि सिर्फ ये ग्रह हैं या ये हिंदू भगवान धर्म से जुड़ा हुआ है सिर्फ, या हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं है। ये एनर्जीज, सब कुछ एनर्जी से ही रिलेटेड है। ये प्रॉपर साइंस है, जैसे एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर है या होम्योपैथी है, जो एलिमेंट्स के ऊपर, होम्योपैथी एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड एक साइंस है, जिसमें हम अपनी बॉडी में उन एलिमेंट्स को करेक्ट करते हैं। तो सेम ही एस्ट्रोलॉजी उन सभी एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड साइंस है। हमें ये समझना ज़रूरी है, आप इसको धर्म से नहीं जोड़ के, अगर आप इसको प्योर प्रॉपर साइंस की तरह अगर आप स्टडी करते हैं और आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन सी एनर्जीज़ हैं और किन एनर्जीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, तो रेमेडीज़ के अंदर इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। तो अब इसे किसी पर्टिकुलर कल्चर या धर्म के साथ रिलेट करके
देखना जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। इसको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक साइंस है, एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जीज़ की स्टडी है और उनको करेक्ट करने से रिलेटेड ही। ओके, मतलब हम अपना ही नुकसान करते हैं कि हम उसको अगर धर्म से जोड़ देंगे हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। एक साइंस है जो कि हमारा बेनिफिट कर सकते हैं, हम खुद ही नुकसान कर बैठेंगे अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक छोटा सा प्रूफ या भी मैं दे सकता हूँ। सन 2075 में लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स कब होगा, कौन से मंथ में होगा, किस डेट को होगा और कितने बज के कितने मिनट पे होगा, अगर हमारे साइंटिस्ट को आज ये पता लगाना हो तो वो कैलकुलेट करेंगे सन की और मून की पोजीशन को, अर्थ की पोजीशन को, और कैलकुलेट करके वो फिर निकालेंगे कि इस दिन और इस टाइम। आप पंचांग उठाओ 100 साल बाद किस महीने में, किस ईयर में, कितने बज के कितने मिनट पे एक्लिप्स होगा, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। कैसे मेंशन है? कैलकुलेशंस बिल्कुल कैलकुलेट किया, हवा में तो नहीं किसी ने पकड़ लिया। तो आप ये देखो कि कितनी, और अभी का नहीं है, हजारों साल पहले ये कैलकुलेशंस हो चुकी है। अगर इस मंथ में भी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है तो आप ऑलरेडी पंचांग उठा के देख सकते हो कि कब से मेंशन है और किस दिन कितने बजे किस टाइम एक्लिप्स होगा। तो ये अंधविश्वास तो नहीं हो सकता, बिल्कुल कैलकुलेटेड, कोई तीर तुक्के से बोली हुई बात नहीं हो सकती है। 100% प्योर कैलकुलेशंस है। ओके, कोई अगर इंटरेस्टिंग आपके पास कोई केस स्टडी आई हो जिसको आपको देखकर भी बड़ी हैरानी हुई हो कि कोई कुंडली आई हो जिसको निकाल करके ऐसा हुआ, फिर ऐसा एकदम से इमीडिएटली 100% वैसा निकल गया, कोई अगर आपके मन में हो आ रहा हो अभी इंटरेस्टिंग से कोई केस स्टडी? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आते रहते हैं। और इनफैक्ट मोस्टली देखा जाए तो हर एक केस बहुत इंटरेस्टिंग ही होता है। आपको हर एक कुंडली के साथ एक पूरा एक व्यक्ति के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में देखने, जानने, समझने का मौका मिलता है। उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके अराउंड हो रही चीज़ों के बारे में। तो एक फाइंडिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये उन दिनों की है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी और नया नया ही मैं प्रैक्टिस करता था अपने अराउंड ही, तो मेरे पास हमारे नोन हैं, तो हमारे जानने वाले हैं, वो आए और उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो हैं वो टीचर हैं और उनकी कोई कुलीग हैं जिनके हस्बैंड जो है वो 1 साल पहले घर छोड़ के जा चुके और मिसिंग हैं। और कंप्लेंट्स भी काफ़ी करवाई, पुलिस में भी FIR वगैरह कराया, लेकिन 1 साल हो चुका, उनका कोई ट्रेस नहीं, कोई अता पता नहीं, ना उनका कोई फ़ोन आया। तो उनको ऐसा भी लगता था, वो उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि पता नहीं वो हैं भी या नहीं है। तो उस टाइम पे प्रश्न कुंडली पर रिसर्च चल रही थी मेरी, तो प्रश्न कुंडली बनाई, देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई पहली बात तो ये दिखी कि वो हैं, मतलब उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ऐसी नहीं हुई है। और दूसरा कुछ जो कैलकुलेशंस कहती थी तो वो ये कहती थी कि वो वापस आ जाएंगे। और कुछ 3 महीने बाद दिवाली थी, तो कैलकुलेशंस देख के मुझे लगा, तो मैंने ऐसा कहा कि ये दिवाली से पहले पहले वापस आ जाएंगे। तो अब जब मैंने ये बताया तो उनको भी लगा कि भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1 साल से किसी का कोई अता पता नहीं है और अचानक वो वापस आ जाएंगे। तो मैंने ऐसा बता दिया और उसके बाद उन्होंने भी सुना कि चलो ठीक है। और दिवाली के ही दिन थे और घर पे लाइट वगैरह का काम चल रहा था, मैं छत पे था और लाइट्स वगैरह लगवा रहा था। तो अचानक वही हमारे जो मित्र हैं वो एकदम से आए एंड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब देखा कि ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कह रहे कि वो आपने जो बताया था कि वो दिवाली से पहले पहले वापस आएंगे, वो कल वापस आ गए। तो ऐसी चीज़ें, अब ठीक है ये
कैलकुलेशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन जब आप वो देखें और वो ऐसा हो जो आप प्रेडिक्ट बिल्कुल, करें तो बिल्कुल। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देती है आपको और एक्साइटमेंट भी देती है और एक खुशी भी होती है कि चलो ये कि कोई देखा, ये mentally समझा कितना और वो परेशान हुआ। होगा। हाँ, बिल्कुल। और उनको कितना रिलीफ हुआ होगा। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग केस लगता है और ऐसे बिल्कुल। कमाल है। तो इसी बात पे हम क्लोज करना चाहेंगे हमारी कॉन्वर्जेशन को कि देखिए, हम लोग हमेशा यही सोच करके चलते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, कि हम किसी सिक्योर चीज़ में जाएं। लेकिन अब पैंडेमिक का टाइम ऐसा आया है कि आप सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ों को जो साइकोलॉजिकल हमारी बनी हुई है, सिक्योर तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से अभी जॉब्स गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो साइकोलॉजिकली एक चीज़ बनी हुई है कि नहीं जॉब सिक्योर है या कोई पर्टिकुलर एक प्रोफेशन बहुत सिक्योर है कि कोई सीए बन जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सिक्योर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके प्लस या माइनस है। ऐसे ही आज जो हमने एक करियर डिस्कस किया है एस्ट्रोलॉजी, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ माइनस पॉइंट्स है, इसको कैसे परस्यू करना है इसका हमने एक आपको जनरल ओवरव्यू दिया कि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है अगर आप तरीके से इस चीज़ में आगे परस्यू करें और जो जो कंडीशंस है इसकी फुलफिल करें। हम लोगों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट्स में हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका आंसर करें। थैंक यू सो मच।